नमस्कार। हमारी साप्ताहिक खास पेशकश नारी में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते में एक दिन हम नारी के और नारी से जुड़े हुए विषयों को लेकर समर्पित रहते हैं। आज जिस विषय को लेकर हम बात कर रहे हैं वो बहुत गंभीर विषय है। विषय है महिला मातृ मृत्यु दर का। महिलाएं जिनकी मौत हो जाती है बिना उनको सुविधाओं के मिले, बिना उनको चिकित्सा सुविधाओं को मिले, और कई कारण ऐसे होते हैं जो उनको पारिवारिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर भी इस मौत की दिशा में धकेल देते हैं। इस मृत्यु दर को कैसे कम किया जाए? क्योंकि पूरी दुनिया में अगर हम मातृ मृत्यु दर की बात करें तो वो दूसरे नंबर पर आती है भारत में। ऐसे में इन आंकड़ों को बड़ी गंभीरता से लिया जाना ज़रूरी है। ना सिर्फ पारिवारिक स्तर पर बल्कि सामाजिक, प्रशासनिक और सरकारी स्तर पर इन आंकड़ों को कम करने के लिए पुरजोर कोशिशें की जानी चाहिए थी। पहले भी कई कोशिशें की गई हैं, लेकिन कहाँ उन कोशिशों में कमी आ रही है? क्या उनको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा, या फिर हमें कुछ और काम करने की ज़रूरत है? इन सभी विषयों को लेकर आज हम इस खास चर्चा में बात करेंगे। हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उन सभी से आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विमला जैन हैं, पूर्व अधीक्षक हैं जयपुर में महिला चिकित्सालय की, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अंजलि फाटक, वरिष्ठ महिला चिकित्सक, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और सामाजिक कार्यकर्ता चारू गुप्ता जी हमारे साथ अभी थोड़ी देर में इस चर्चा का हिस्सा बनेगी। डॉक्टर विमला जी के पास सबसे पहले आना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा, क्योंकि जब आप महिला चिकित्सालय में रही हैं और चूंकि प्रदेश का महिला चिकित्सालय अपने आप में महिलाओं को लेकर एक समर्पित चिकित्सालय प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस वहां पर आते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि बिल्कुल उस कंडीशन में महिलाएं आती हैं कि उनको पहले देखरेख का अभाव जो होता है वो उनको क्रिटिकल कंडीशन तक ले आता है। इन हालात को कैसे दूर किया जाए, और आपको क्या लगता है आप तक आने से पहले क्या ऐसी कोशिशें की जानी चाहिए, तो जो आप काउंसलिंग के जरिए उनको बताते भी हैं ताकि आगे आने वाले वक्त में ऐसी दिक्कतें ना हो? देखिए, ये आपने सही कहा है कि वाकई में हमारे प्रदेश में एंड हमारे देश में अभी भी मैटरनल मॉर्टेलिटी है वो इतनी कम नहीं हुई है। प्रयास काफी हुए हैं और पहले से अच्छे प्रयास हुए हैं, बट अभी भी हमको बहुत ज्यादा इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो कंडीशंस है, मैटरनल मॉर्टेलिटी वाली प्रॉब्लम जो है, वो लो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के अंदर होती है। ये तो खैर है ही है। उसके अलावा एजुकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। एजुकेशन, बालिका विद्या शिक्षा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन फीमेल्स की होनी चाहिए जिससे कि उनको अवेयरनेस बढ़े कि हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, क्योंकि ज्यादातर मैटरनल मॉर्टेलिटीज ऐसे ही ग्रुप में, ऐसे ही कंडीशंस में देखी गई हैं। और दूसरा, जैसा कि हमारा सामाजिक परिवेश है कि अभी भी जेंडर इनइक्वालिटी तो है ही है ना। लेडीज जो है मोस्टली मीन्स घर वाले को सबको खाना खिला के जो भी बाद में बचता है उसी को खाती हैं, तो न्यूट्रिशन उनको प्रॉपर नहीं मिलता है। तो ये तो अपने को सामाजिक उसमें भी जाना चाहिए कि ये सब चीजें भी चेंज होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी मिलनी चाहिए। तो ये एजुकेशन से ही संभव है जहां तक मैं सोचती हूँ। उसके अलावा अपने को फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर ये एजुकेशन नहीं होता है। लोगों के बच्चे पे बच्चे होते रहते हैं। हमारे पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके 6 लड़कियां हैं और फिर भी वो कंसीव करना चाहती हैं कि हमें लड़का तो चाहिए ही चाहिए। तो वो बार बार कंसीव करती रहती हैं और जितनी बार उनकी डिलीवरीज होंगी, जितनी बार उनकी प्रेगनेंसीज होंगी, तो नेचुरली उनका शारीरिक कमजोरी तो रहेगी। और ऐसे लोग हैं उनका न्यूट्रिशन भी प्रॉपर नहीं होता है। तो ये चीजें हमें फैमिली प्लानिंग, काउंसलिंग और इन चीजों से पेशेंट्स को समझाना चाहिए कि इस सब का जो असर है वो फीमेल पे ही पड़ रहा है। घर वालों को, परिवार वालों को, हस्बैंड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो लड़का ही चाहिए होता है। तो ये चीज भी हमको थोड़ा सा सुधार, हालांकि अब पहले से काफी कुछ हो गया है, बट फिर भी अभी भी काफी कुछ ये है। क्योंकि अभी भी मैं काम कर रही हूँ जेएनयू हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में, तो वहां पे भी मैं अभी भी यही स्थिति देख रही हूँ कि लोगों की 6 प्रेगनेंसीज हो जाती है, लेकिन फीमेल है तो लड़का तो करना ही है। जी डॉक्टर तो ये अंजलि। भी एक इम्पोर्टेंट कारण है। जी डॉक्टर अंजलि, एजुकेशन को लेकर बात की। हाँ जी जी आप बोलिए, मैं फिर वापस लौटूंगा उनके पास। जी बोलिए आप। बाकी और जो चीजें हैं वो कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस होती हैं पेशेंट्स की, उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि आज तक वो कभी हॉस्पिटल गई नहीं है, कभी उन्होंने अपने आप को दिखाया नहीं है। जैसा कि आप अपने को सबको पता है कि अभी डायबिटीज और हाइपरटेंशन इंडिया में बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से कैपिटल ही बन रही है डायबिटीज की। तो इन सब की अवेयरनेस मतलब उनमें होती नहीं है।
वो लोग उनको पता, कभी आज तक उन्होंने हेल्थ चेकअप कभी करवाया ही नहीं है। और प्रेगनेंसी में भी वो तब आते हैं जब उनका कुछ टाइम निकल जाता है, और अर्ली प्रेगनेंसी में नहीं आके थोड़ा लेट प्रेगनेंसी में आते हैं। तब तक वो आसपास की बड़े जो होती हैं, बुजुर्ग औरतें होती हैं, उन्हीं की बातों के हिसाब से अपनी दवाइयां तो क्या लेती है, उसी के हिसाब से अपना करती रहती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि पता है अपने को कि डायबिटीज अगर पेशेंट को है, फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, पेशेंट को खुद को डायबिटीज है, या फिर हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, तो ये अपने को देखना जरूरी है। और क्रॉनिक इलनेसेस जो है, ये भी एक वन ऑफ दी कॉजेज है मैटरनल मॉर्टेलिटी का। फिर आता है अपना अनसेफ अबॉर्शंस। अभी आजकल थोड़ा सा अबॉर्शन रेट ज्यादा ही हो गई है, लोग बाग अपने आप से पिल्स लेके आ जाती हैं, फीमेल्स जिनको बच्चा नहीं चाहिए, बंद नहीं करवाना है लेकिन पिल्स लेनी है, वो सब लेके आ जाती हैं। वो फिर ऐसी कंडीशन में आती हैं कई बार कि वो इतनी ज्यादा ब्लीडिंग अगर उनको हो रही होती है कि उनको कई बार सेव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ डिफरेंट कारण है जो मैटरनल मॉर्टेलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जी, डॉक्टर अंजलि, एजुकेशन को लेकर बात की थी, मैं उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। ये बात सही है कि जब हम उनको ऐसी स्टेज आए, ऐसी कंडीशन आए, उससे पहले वो मानसिक तौर पर खुद महिलाएं भी तैयार हों, और वो महिलाएं तब तैयार होंगी जब उनकी एजुकेशन हो रही होगी, यानी कि जब वो स्टूडेंट होंगी, स्कूल में होंगी या फिर कॉलेज में होंगी। यहाँ पर हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन को लेकर सारी चीजें होती हैं, लेकिन अभी भी ये चूंकि एक सरकारी तंत्र के हिसाब से इसको एसेंशियल कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बचने की कोशिश की जाती है। घर पर इस मुद्दे को लेकर कोई बात नहीं करता, महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी की सही उम्र क्या है, और अगर प्रेगनेंसी से उनको बचना है तो किस तरह की फैमिली प्लानिंग वो कर सकती हैं, और इसमें किनका सपोर्ट ले सकती हैं, खुलकर वो कैसे अपने परिवार से या फिर अपने पति से बात कर सकती हैं। इसके लिए उनको मेंटल लेवल पर उनकी किशोरावस्था से तैयार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए किस तरह की कोशिशें हो सकती है? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो मैं न्यूट्रिशन वाले वे में इसको लेना चाहूंगी कि आपने बोला एजुकेशन रिक्वायर्ड है। सो एजुकेशन में आप फिजिकल एजुकेशन और वो सब देते हैं, लेकिन साथ साथ और जो शुरुआत होती है वो बचपन से ही होती है। इवन यदि खान पान की बात करते हैं, तो जो न्यूट्रिशन की जो शुरुआत है, या अच्छे हैबिट्स की शुरुआत है, या अच्छे खाने की जो शुरुआत है, वो आपके बचपन से ही लगती है। क्योंकि आपका जो मतलब आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि मैटरनल जो डेथ्स हो रही है, तो मैटरनल डेथ्स होने का मेन कारण जानने की हमें कोशिश करनी है कि भी बचपन से ही उनके खान पान में किसी न किसी पोषक तत्व की कमी रही है। जैसे कि उसके जो मेन कारण है मैटरनल डेथ्स के, कि बॉडी के अंदर अपनी आयरन की या फॉलिक एसिड की डिफिशियंसीज है, या कोई आयोडीन डिफिशियंसी है, या प्रोटीन्स की डिफिशियंसी है, इसके कारण वो मालनरिश हुए या वो एनीमिक रही, और उसी कंडीशन के अंदर यदि वो कंसीव कर गई और प्रेगनेंसी रह गई, तो नेचुरली न्यूट्रिशनल की जो रिक्वायरमेंट एवरी ट्राइमेस्टर, जैसे कि भी मैडम भी है साथ में और हम उस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो एवरी ट्राइमेस्टर या एवरी मंथ में अलग अलग रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग नेचुरली उनका जो प्लान है वो होना चाहिए कि कितनी आयरन की डिफिशियंसी है, कितना प्रोटीन्स की डिफिशियंसी है, कितनी फॉलिक एसिड चाहिए है, कितना डीएचए चाहिए है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका डाइट प्लान किया जाना चाहिए। तो शुरुआत से ही स्कूल्स में भी, प्राइमरी लेवल पे भी न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस को बताया जाना चाहिए। इवन पेरेंट्स का भी यदि हम मीटिंग करते हैं तो उनको भी हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में बताया जाना चाहिए, जिससे कि उनका न्यूट्रिशनल लेवल जो है वो बचपन से ही प्रॉपर रहे। उनकी जो ईटिंग हैबिट्स है, उनकी जो शुरुआत है, वो जो है वो भी बहुत अच्छे तरह से रहे, और आगे चल के फिर नेचुरली उनका जो लाइफ है वो भी उसी हिसाब से रहेगा, तो कभी भी उनको न्यूट्रिशन की डिफिशियंसीज नहीं रहेंगी। ये मैं कहना चाहूंगी कि न्यूट्रिशन की जो एजुकेशन वो रिक्वायर्ड होता है। जी, डॉक्टर जैन, अब आपने बताया कि अलग अलग लेवल की जो महिलाएं हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो इशू आता है वो लोअर मिडिल क्लास जो हैं उनको लेकर सबसे ज्यादा इश्यूज आते हैं। वजह यह है क्योंकि उनकी एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो पाती, या फिर उनका मेंटल लेवल भी उस लेवल पर नहीं है कि आप उनको समझा सके। लेकिन फिर भी काउंसलिंग के लिए सरकार ने जो व्यवस्था की है, आशा सहयोगिनियां हैं या फिर जो भी एक हमारा एक तंत्र है, वो तंत्र महिलाओं के घर तक पहुंचता है और उनको पूरी तरह से ये काउंसलिंग करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी इन सब के अलावा, मान लीजिए वो कहकर चली गई, लेकिन उसको मानना नहीं मानना, ये सारा दारोमदार फिर परिवार पर आ जाता है। परिवार की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उन पर आ जाता है, या फिर पति पर आ जाता है। उसके बाद भी वो उस बात को गंभीरता से ले, ये नहीं कि सिर्फ न्यूट्रिशन को वो ये सोचे कि हाँ खाना
भरपूर मिल रहा है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आती। आपको तो ये लगता है कि हम कुछ खिलाते नहीं है, सब भरपूर खाना मिलता है। परिवार के लेवल पर काउंसलिंग उस महिला से अलावा, महिला के जो परिवार के बाकी लोग हैं, उनकी काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है? आपको क्या लगता है, पति के अलावा घर की जो बुजुर्ग महिलाएँ हैं या फिर घर की जो किशोरियाँ हैं, जो नई पीढ़ी है उस परिवार की, वो अपनी ज़िम्मेदारी कैसे निभा सकती है इस महिला मातृ मृत्यु को दर कम करने के लिए, उनकी न्यूट्रिशन की जो ज़रूरत है उसको बढ़ाने के लिए? देखिए, जो मतलब प्रेग्नेंट वुमन्स हैं, उनकी मदर इन लॉ इसमें कि जैसे कि प्रेगनेंसी रही उस समय, जब प्रेगनेंसी रह रही है तब उनके बॉडी वेट की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए कि भाई बॉडी वेट कितना है, प्रॉपरली है या नहीं है बॉडी वेट। फिर वो दिन भर में कितना क्या क्या डाइट में ले रही हैं अपनी, और नेचुरली यदि वो विलेज बैकग्राउंड से हैं या जहाँ जो भी चीजें लोकल अवेलेबल है उनसे वो आयरन रिच चीजें अपने डाइट के अंदर रखें, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां वो रेगुलरली ले सकते हैं, चाहे कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस हो। सो लोकल वेजिटेबल, लोकल फ्रूट्स ये अपने डाइट के अंदर रख सकते हैं, गुड़ अपने डाइट में रख सकते हैं, दूध, दही, पनीर, छाछ ये रख सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी इसमें मिलता है। अभी जैसे मोटे अनाज पे भी हम बात कर लेते हैं, सो उनके अंदर भी आयरन की और कैल्शियम की मात्रा बहुत भरपूर होती है। तो नेचुरली जैसे कि रागी है, बाजरा है, मक्का है, और इन सब को ज्वार है, इन सब में भी आयरन की और कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। तो दिन भर में यदि 2 से 3 बार इनका भी यदि सेवन वो करती हैं, या रोटी के रूप में या दलिया के रूप में, तो उनको न्यूट्रिशन भरपूर मिल जाता है। तो ये जरूरी है कि प्रेग्नेंट लेडी की तो काउंसलिंग अनिवार्य है ही साथ जो उनकी टेक केयर कर रहे हैं, लाइक उनकी यदि मदर टेक केयर कर रही है, उनकी मदर इन लॉज टेक केयर कर रही हैं, तो वो लोकल फूड्स के अंदर या लोकल चीजों के साथ में कैसे उनको एक पौष्टिक आहार बना करके दें। लाइक जैसे ट्रेडिशनल फूड्स हैं, जैसे कि पंजीरी दी जाती है, या खिचड़ी बनाई जाती है, या कोई ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए जाते हैं, या गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तो उस टाइप की चीजें हम देते हैं तो कुछ ना कुछ एडिशनल उनके शरीर में बेनिफिट जाएगा। थोड़ा सा घी उनके खाने में रहे रेगुलरली, दूध वो रेगुलरली, भाई यदि दिन भर में 2 कटोरी दाल वो खा लेती हैं, दूध ले लेती है, छाछ ले लेती, तो भी उनकी जो पोषणिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती चली जाएंगी। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि भी, और उन्होंने अपने टाइम पे खाना खाया या नहीं खाया, या दिन भर में वो कितने बार खा रही हैं, कितने अमाउंट में खा रही हैं, उस चीज का भी जांच होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि भी खाना खाने के लिए खा रहे हैं या पेट भरने के लिए खा रहे हैं, उसमें उनका न्यूट्रिशन कितना जा रहा है, उसकी भी काउंसलिंग जो है परिवार के सभी सदस्यों को और उसके हस्बैंड को होना चाहिए। और उसके साथ तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सभी गायनेकोलॉजिस्ट आयरन या कैल्शियम, फॉलिक एसिड के जो टैबलेट्स देती हैं उसकी भी अश्योरिटी ले, क्योंकि क्या होता है कि कई बार वो चीजें, वो टैबलेट नहीं खाते हैं वो, या आयरन टैबलेट से कई बार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, या पेट फूलने जैसा फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग छोड़ देते हैं उस टैबलेट को। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसकी काउंसलिंग भी मतलब पेशेंट को तो करनी ही है, उसके अटेंडेंट को भी करनी है कि आप एश्योर करें कि वो टैबलेट्स वो खाएं, और इवन डिलीवरीज के बाद भी आयरन कैल्शियम जो है वो अपना कंटिन्यू रखें, जिससे कि बॉडी में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। दिन भर के अंदर आप थोड़ा सा सब्जियों का सूप ले सकते हैं, या कोई फल खा सकते हैं, या कोई जूस पी सकते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं। थोड़ा सा मुट्ठी भर यदि आपने चना खा लिया तो आपको प्रोटीन बहुत अच्छा मिल जाएगा। गुड़ खा लिया आपने, हरी वाली पत्तेदार सब्जियां खा ली, थोड़ा सा मूंगफली खा लिया, तो मतलब कोई जरूरी नहीं है कि बहुत महंगी चीजों से ही हमें न्यूट्रिशन मिले। लोकल चीजें, सीजनल चीजें जो है, और जिसमें कि प्रोसेसिंग भी रिक्वायर्ड नहीं है बहुत ज्यादा, उन चीजों के साथ भी हम अच्छा न्यूट्रिशन पा सकते हैं। और उनको एक मतलब लो कॉस्ट रेसिपीज के लिए भी यदि कोई काउंसलिंग कर सकता है, यदि वहां कोई लोकल जी। न्यूट्रिशनिस्ट, तो वो बता सकती है कि भाई कम खर्चे के अंदर भी आप अच्छे से अच्छा पोषण कैसे पा सकते हैं। सो लो कॉस्ट रेसिपीज भी उनके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती हैं। जैसे कि हम मल्टीग्रेन का चीला उनको बता सकते हैं कि आप सब्जियां भर करके बना लें, वो बना सकती हैं, या कोई पर्टिकुलरली कोई अंकुरित बना लें जिसमें कि बहुत ज्यादा खर्चे की नहीं है रिक्वायरमेंट, और जो कि इजीली बन भी जाता है, प्रोसेसिंग टाइम भी उसका कम है, लेकिन उसके बेनिफिट्स अच्छे हैं। दाल आप खा रहे हैं तो दाल के अंदर कोई ना कोई सब्जी जरूर ऐड ऑन कर लें, या आप सिंपल चपाती खा रहे हैं तो उसके साथ आप कोई सब्जी जैसे कि बीट रूट उसके अंदर डाल लें, या पालक उसके अंदर डाल लें, तो उसका पौष्टिक जो स्तर है वो अच्छा बढ़ जाएगा। यदि केवल गेहूं का आटा खा रहे हैं तो उसके साथ अदर ग्रेन को भी आप मिक्स कर ले, तो नेचुरली थोड़ा 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 करने से उनका पौष्टिक स्तर अच्छा रहेगा, और इस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। जी। अच्छा, एक और मैं कहना चाहूंगी कि जो मेटरनल डेथ्स है कारण हुँ, कई बार हैवी ब्लीडिंग का भी तो कारण है ही, साथ ही साथ कई बार ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा
लेडीज का अप्स एंड डाउन होता है, तो उनको ये चीजें भी बताना है कि क्या आपको नहीं खाना है। लाइक प्रोसेस चीजें हो गई, पैक चीजें हो गई, बिस्किट्स हो गए, बेकरी के आइटम्स हो गए। क्योंकि क्या होता है कि कई बार फैशनेबल फूड्स इनको हम कहते हैं, तो कई बार जो विलेज की जो लेडीज हैं वो सोचती है कि भाई एक चपाती खाने से यदि मैं बिस्किट का पैकेट खाती हूँ या रस्क खाती हूँ तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उनको बताना जरूरी है कि हाई सॉल्ट भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता जी है आपके लिए, तो उस पर ठीक भी है। थोड़ा कंट्रोल रखे हो। जी, डॉक्टर विमला जैन जी के पास आना चाहेंगे। विमला जी, घर की महिलाएं परिवार की जिम्मेदारी संभालती हैं, घर के सारे काम करती हैं, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको सारे कामों से मुक्ति नहीं मिलती है, उनको वही सारे काम करने पड़ते हैं। ऊपर अगर छत पर कपड़े सुखाने जाना है तो उनको जाना है, अगर घर के सारे काम करने हैं तो उनको करने हैं। और वही जैसा बताया कि न्यूट्रिशन के तौर पर उनको जो वक्त पर बार बार उनको थोड़ा थोड़ा मील लेना चाहिए, वो भी उनका प्रॉपर नहीं हो पाता, वही लास्ट में उनका खाना खाना होता है। ऐसे केसेस में किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं अगर मान लीजिए घर के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं? काम को बाँटा जाना चाहिए जब लग रहा है कि उनकी अभी इस वक़्त उनकी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए, उनको उनके लोगों को, उनके परिवार के लोगों को ज़िम्मेदारियों को बाँट लेना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं? क्योंकि कई केसेस आपके पास आए होंगे, घर पर प्रेगनेंसी है लेकिन वो कपड़े सुखाने के लिए जा रहे थे या बाथरूम में फिसल गए या फिर उनको किसी और तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो गई? देखिए ये सब तो सही है ही सही। रूटीन काम तो लेडीज कर सकती है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी अपन बोलते हैं कि रेस्ट करने की जरूरत है या क्या है, वो भी सिर्फ जो कॉम्प्लिकेशंस जिनमें होती हैं उन्हीं में अपन बोलते हैं। रूटीन काम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे यही है कि बाथरूम में गीले में फिसल जाए और ये सब, तो इसके लिए तो उसके जो घर में रहते हैं बड़े बूढ़े या उसके हस्बैंड रहते हैं, जो भी हस्बैंड रहते हैं, उनको ही ये अवेयरनेस दी जाए। अपने ग्रास रूट लेवल पे ये सब चीजें होनी चाहिए। वो मैं यही कह रही थी कि आशा सहयोगिनी या जो भी जाते हैं विलेजेस में, घरों में जो भी जाती हैं, वो फूड के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में भी वो लोग बता सकते हैं वहां पे कि क्या क्या चीजें खानी चाहिए। एक्चुअली में उन लोगों को पता ही नहीं होता कि किस में क्या चीज मिलेगी, गुड़ में कितना मिलेगा आयरन या मूंगफली में कितना मिलेगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, वो घर में बता के वो लोग उनको एडवाइस कर सकते हैं। और बाकी तो ये है ही कि जहाँ पे भी है कि कपड़े सुखाना करना, जो भी ऐसे इस टाइप के जो काम है जिनसे कि प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को, तो वो तो सब अवॉइड करना है। तो ये सब उन लोगों को, घर वालों को बताना पड़ेगा, सिखाना जी, पड़ेगा। जी। अब अंजलि जी, अभी कोरोना का जो पीरियड रहा है उसके बाद थोड़ा-सा हेल्थ कॉन्शियस हुए तो हैं लोग, लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि कुछ हमारे न्यूट्रिशंस को प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं उनके न्यूट्रिशन को लेकर क्या खास ख़्याल रखना ज़रूरी है? पोस्ट कोविड कुछ कॉम्प्लिकेशंस रही हैं या फिर मैक्सिमम जो हमारी पॉपुलेशन थी वो कोविड का शिकार रही है, उसके बाद उनके फेफड़ों को लेकर बात करें या फिर उनकी डाइट को लेकर बात करें, कई तरह की चीज़ें अभी थोड़ा-सा शरीर पर उनका असर हल्का-हल्का नज़र आता है कई जगहों पर। ऐसे में क्या विशेष उनको अपनी डाइट रखनी चाहिए ताकि ये पूरा पीरियड निकल जाए और कोविड की वजह से जो शरीर में असर पड़ा है वो असर को खत्म किया जा सके? देखिए कोविड का जो प्रॉब्लम हुआ था उसमें बेसिकली वही लोग बच पाए या जिनको इन्फेक्शंस नहीं हुआ था, जिनकी की इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। तो हम बात करेंगे यहाँ पर इम्यूनिटी की कि लेडी को अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को अच्छा बनाने के लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपने जैसे डाइट के अंदर हम स्पाइसेस का रोल यदि रखते हैं, जैसे कि हाँ, तो वो अच्छा रहेगा। जैसे आप हल्दी वाला दूध लीजिए अपने डाइट के अंदर, या कोई स्पाइसेस को अपने डाइट में, जैसे अश्वगंधा हो गया या जो भी चीजें डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं उनको भी आप अपने डाइट के अंदर ले सकते हैं। जैसे कि हल्दी वाला हो गया या जिंजर वाला दूध हो गया, वो ले सकते हैं। या कुछ चटनियों को अपने अपने डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं, कुछ खट्टे फलों को हमारे डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं, जिससे कि नेचुरल जो है वो इम्यूनिटी आपके बॉडी के अंदर बनी रहे। प्लस ये चीज रख सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो तला भुना खाना है वो चीजें नहीं खाएं। किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचें। जैसे आपने कहा कि लंग्स इन्फेक्शन होता है, तो कई बार मौसम चेंज के कारण भी यदि लंग्स इन्फेक्शन है तो उनको भी प्रॉपरली टाइमली उसको ट्रीट किया जाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि आप टाइमली उसको ट्रीट नहीं करते हैं तो वो इन्फेक्शन भी बढ़ता जाता है। रॉ फूड्स जैसे है कि प्रेगनेंसी के अंदर कई बार कहते हैं कि रॉ फूड से भी कई प्रॉब्लम हो सकती है, तो सैलेड्स वगैरह की जगह आप सूप्स वगैरह अपने डाइट के अंदर लीजिए। और सूप्स में भी कुछ स्पाइसेस हम एड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि धनिया की पत्ती उसके अंदर डाल सकते हैं, या नींबू पानी आप अपने डाइट के अंदर रख सकते हैं, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती रहे। आप अपने खाने पे ध्यान रखिए, अपने एक्सरसाइज पे ध्यान रखिए। इवन जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है।
तो नेचुरली जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज है तो वो प्रेगनेंसी योगा कर सकती हैं, या जहां उसकी नहीं है सुविधा तो एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर सकती हैं। जैसे कि अर्बनाइज की बात करते हैं तो यहाँ तो एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि घर पे बहुत ज्यादा वर्क नहीं होता है। विलेज पर्सन की बात करते हैं तो नेचुरली वो लोग घर पे काफी वर्क करते हैं, सो नेचुरली वो फिजिकली एक्टिव रहते हैं और उनकी भी इम्यूनिटी भी काफी अच्छी रहती है। तो खाने में भी कुछ कुछ थोड़े थोड़े रॉ चेंजेस करते रहते हैं तो नेचुरली उनकी इम्यूनिटी काफी अच्छी रहती है। तो वही है उसके अंदर कि आप सीजनल फल, सीजनल सब्जियां अपने डाइट के अंदर जरूर शामिल करें, अपना डाइट प्रॉपर रखें, बहुत कम भी नहीं खाएं, बहुत ज्यादा भी नहीं खाएं, और मात्रा भी सही रखें, पोषण कंट्रोल में रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि खाने जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें एश्योरिटी जरूरी है कि उसमें आपका पोषणिक स्तर बना रहे उस खाने का। और जैसे कि कुछ फोर्टिफिकेशन है, जैसे क्योंकि कई बार क्या होता है कि आयोडीन वगैरह की भी डिफिशियंसी हो जाती है, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं। सो आयोडीन की डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी, आयोडीन की डिफिशियंसी तो आयोडाइज सॉल्ट को उनके डाइट के अंदर डाला जा सकता है इंस्टेड ऑफ कि हम रॉ सॉल्ट, वैसे सॉल्ट रखने के। तो कुछ जो फूड फोर्टिफिकेशन है प्रोसेसेस, तो वो भी यदि फोर्टिफाइड फूड भी खाते हैं तो उसकी भी डिफिशियंसी नहीं रहती है। सो बेसिकली जो है वो इम्यूनिटी को कंट्रोल करने की जरूरत है। पानी अच्छे से लीजिए, लिक्विड्स अच्छे से लीजिए अपने डाइट के अंदर, कुछ प्राणायाम वगैरह वो कर सकते हैं जिससे कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए। तो नेचुरली यदि इम्यूनिटी प्रॉपर रहेगी तो आपको इन्फेक्शंस आते भी हैं तो वो मतलब आप जल्दी उस इन्फेक्शन से अपने आप को संभाल सकते हैं, दूर हो सकते हैं आपसे वो। जी। डॉक्टर विमला जी, कई बार लोगों को पता होता है लेकिन परिवार का दबाव होता है, उन्हें पता है कि बहुत ज्यादा प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं और मिसकैरेज हो चुके हैं। जो भी गलतियां उनकी रही हैं, चाहे हम कुपोषण की बात करें, उनको सही डाइट नहीं मिलती है, या फिर बार बार उन पर दबाव होता है लड़कियां होने की वजह से कि लड़का होना चाहिए। ऐसे में काउंसलिंग एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है कि एडॉप्ट कर सकते हैं किसी बच्चे को, या फिर जो तकनीक है, विज्ञान की जो तकनीक है, आईवीएफ है, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लोग थोड़ा-सा बचते हैं, उनको लगता है कि ये कैसे काम करेगा, वो हमारा अगर अडॉप्ट करने के लिए उनको काउंसलिंग करने की ज़रूरत होती है, तो बहुत ज़्यादा लोग इस तरफ जाते ही नहीं हैं। या फिर बार-बार वो प्रेशर रहता है एक महिला के ऊपर कि वो गर्भ में ही अपने बच्चे को पाले, चाहे उसकी वजह से उसको कितना ही नुकसान हो। इन सब हालात के बीच में कॉम्प्लिकेशंस कितनी बढ़ जाती हैं और काउंसलिंग किस तरह की ज़रूरी हो जाती है? देखिए, कॉम्प्लिकेशंस तो बढ़ी जाती है नेचुरली। जितने ज्यादा डिलीवरीज होंगी, जितनी बार वो प्रेग्नेंट होगी, उतना उसका शरीर कमजोर होता जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अपने मैटरनल मॉर्टेलिटी का कॉज है वो है पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। दैट मीन्स आफ्टर डिलीवरी जो भी ब्लीडिंग होती है, और ये आफ्टर डिलीवरी ब्लीडिंग जो होती है सबसे ज्यादा कॉमन होती है एनीमिक पेशेंट्स में। एनीमिक पेशेंट जो ऑलरेडी एनीमिक है, डिलीवरी में अगर नॉर्मल भी ब्लड लॉस होता है तो वो ही ब्लड लॉस वो टॉलरेट नहीं कर पाती और वो पेशेंट शॉक में चली जाती है। तो ये सब तो है ही सही, प्रॉपर काउंसलिंग, फैमिली प्लानिंग, ये सब तो होना ही चाहिए। एंड उसके लिए तो यही है कि उसको इनको एजुकेट ही करना पड़ेगा, पेशेंट खुद भी एजुकेट हो और उसके घर वाले भी को भी बताया जाए, समझाया जाए। और जो आप बोल रहे हैं अडॉप्शन, तो आई डोंट थिंक कि अडॉप्शन के लिए हम लोग के पास जो पेशेंट्स आते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, वो लोग भी उनको अडॉप्शन के लिए हम इतना बोलते हैं, बट दे से कि अब ये तो आखिरी है डॉक्टर साहब, पहले तो आप हमें कैसे हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं उसका ट्रीटमेंट या उसके इन्वेस्टिगेशंस बताओ कि हम क्या। लेकिन इसका एक जो ट्रॉमा जो उस महिला पर होता है, देखिए वो जो ट्रॉमा है, कई बार डिप्रेशन में महिलाएं चली जाती हैं इन वजह से, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं रह पाती। उस डिप्रेशन से उनको निकालना जरूरी है, और उस ट्रॉमा से, जैसा आपने बताया कि उस वक्त उनका बीपी हाई हो जाना या कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है, ये जो ट्रॉमा है, उस ट्रॉमा स्टेज से कैसे महिलाओं को निकाला जाए? जी। तो समझाना होगा कि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो तुम्हारी हेल्थ पे आएगी, और अगर तुम्हारी हेल्थ पे आएगी, जो सभी के लिए, परिवार में सभी के लिए प्रॉब्लम होगी, तो तुमको सबसे पहले अपना ही ध्यान रखना है। तुम अगर सही रहोगी तो तुम्हारे बच्चे भी सही रहेंगे और परिवार भी सही रहेगा। तो इनको, पेशेंट को ही थोड़ा सा काउंसलिंग करनी पड़ेगी, पेशेंट को भी करना पड़ेगा, हस्बैंड्स को भी। कई बार हमने तो ये देखा है कि मोस्टली पेशेंट्स तो फिर भी थोड़ा सा कह देते हैं, लेकिन वो कहती हैं अब मेरे हस्बैंड आएंगे तब उनसे बात करूंगी, मेरे सास आएगी तब उनसे बात करूंगी। तो वो सब जो आते हैं हस्बैंड या सास वगैरह, उनके आने के बाद में वो बहुत ज्यादा वापस पॉजिटिव नहीं हो पाती है वो लोग। बिल्कुल। कुल मिलाकर ये बात, हमारी जो प्राथमिकताएं हैं वो बदल जाती है। हम परिवारों की अक्सर ये प्राथमिकता होती है कि जो आने वाली संतान है वो सुरक्षित पैदा हो जानी चाहिए, चाहे उसके बाद में
उसकी जो माँ है वो हम उसको रिकवर कर लेंगे। उनकी एक थोड़ी मेंटालिटी होती है कि दवाई दे देंगे, डॉक्टर को दिखा देंगे। उनकी प्राथमिकता ये रहती है कि बच्चा स्वस्थ हो जाना चाहिए, लेकिन उसके पीछे महिला की क्या हालत है, उसने किस तरह के 9 महीने तक हालात को झेला है, आने वाले वक्त में उसके लिए क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, उनको सभी को ध्यान में रखते हुए अभी से मुझे लगता है इन सभी चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। और ये सिर्फ खाने पीने की बात नहीं है, हमें फिजिकल के साथ उनके मेंटल लेवल को लेकर, चाहे काउंसलिंग उस महिला की बात करें या फिर उसके परिवार के लोगों की बात करें, उनकी काउंसलिंग की जरूरत है। और ये जो एजुकेशन है, ये महिला बनने पर नहीं, जब हमारे घर में कोई बच्ची है, उस बच्ची को घर की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बड़ी जो महिलाएं हैं, वो उनको बताएं कि उनके शरीर के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, उनकी शरीर की रचना क्या है, और अपने आप को न्यूट्रिएंट, अपना न्यूट्रिशन बढ़िया रखने के लिए वो किस तरह की डाइट को फॉलो करें, और उनके हक हुकूक क्या है, उनको अपने शरीर को लेकर उनको क्या हक है, उस शरीर में पलती हुई जान को लेकर उनको क्या अधिकार है, उसको सुरक्षित रखना, खुद को सुरक्षित रखना, ये सारी चीजें कितनी जरूरी हैं, इसको उस बच्ची को भी समझाना जरूरी है, उस महिला को समझाना जरूरी है, और उस परिवार के लोगों को समझाना जरूरी है। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। अलग अलग विषयों को लेकर हमने बात की, न्यूट्रिशन को लेकर बात की, और उसके अलावा मेडिकल लेवल पर और क्या चीजें इन हालात को बेहतर कर सकती है, उनको लेकर आपने बहुत अच्छी सलाह दी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।